हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 2 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 9 के इंट्रोडक्शन की। लेसन नंबर 9 हमारे पास है प्रोडक्शन के बारे में। तो अब तक हम बात कर रहे थे कंज्यूमर्स के बारे में, डिमांड के बारे में, लेकिन अब हम बात करेंगे प्रोड्यूसर्स के बारे में, यानी कि प्रोडक्शन के बारे में, जो कि हमारा एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसका, हमारी इकोनॉमी का। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाइए 9667836336 यहां पे जाके नोट्स ले सकते हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। अब शुरू करते हैं प्रोडक्शन नाम के चैप्टर को। पहले समझते हैं प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। देखो प्रोडक्शन का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जब कोई भी प्रोड्यूसर जो है वो रॉ मटेरियल्स को यूज करके, ठीक है, उससे कुछ फिनिश गुड बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि एक तरह से उसने, प्रोड्यूसर ने रॉ मटेरियल में वैल्यू ऐड कर दी, ठीक है, जिससे वो एक प्रोडक्ट बन गया जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने मार्कर बनाया होगा, अब इस मार्कर में प्लास्टिक भी यूज हो रखी है, इंक भी यूज हो रखी है। क्या प्लास्टिक, सिर्फ प्लास्टिक मेरे किसी काम की आती, पढ़ाने में नहीं आती? क्या सिर्फ इंक काम आती, नहीं आती? इसने प्रॉपर एक शेप बना दी, अब वो चीज मेरे क्या बन गई, काम की बन गई है। यानी कि प्रोडक्शन मतलब जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल्स में वैल्यू ऐड करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जिसको लोग जो है वो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि प्रोड्यूसर्स, प्रोडक्शन करना सिर्फ इतना आसान काम नहीं है, बहुत सी चीजें हैं जो प्रोडक्शन करते हो तुम्हें ध्यान रखनी पड़ती हैं। इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे, प्रोडक्शन के बारे में ए से लेकर जेड तक सब जानेंगे कि किस तरीके से एक प्रोड्यूसर काम करता है, किस तरीके से प्रोडक्शन फंक्शंस काम करते हैं, वो सब हम डीप में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं इस कंप्लीट चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव एक एक करके। तो हमारा पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, डिफाइन प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन को डिफाइन करो। अब प्रोडक्शन फंक्शन में अगर मैं आपको सिंपल से बताऊं तो प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या होता है, जहां पे हम ऐसे लिखते हैं प्रोडक्शन फंक्शन को, ये प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है, जहां पे हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, लेबर और कैपिटल, ठीक है। यानी कि यहां पे दो चीजें होती हैं, कैपिटल यानी कि पैसा, ठीक है, लेबर यानी कि जो मजदूर वगैरह होंगे जिनकी हेल्प से हम प्रोडक्शन का काम करवाएंगे। ये दो फैक्टर्स हैं। अब ये दो फैक्टर जो हैं वो कभी तो वेरिएबल रहते हैं, कभी कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है टाइम पीरियड के ऊपर। इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन। फिलहाल मैं इस कैपिटल को फिक्स कर लेता हूं, लेबर को चेंज कर लेता हूं, ठीक है। और आपको बता देता हूं ये होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। कौन सा रन, शॉर्ट रन, यानी कि छोटे टाइम पीरियड के लिए। छोटा टाइम पीरियड क्या होता है, थोड़ा सा रखो, सब पता लग जाएगा आप लोगों को। एक प्रोडक्शन फंक्शन होता है ये, जहां पे लेबर और कैपिटल दोनों क्या होते हैं, वेरिएबल, दोनों ही हमारी चेंज कर सकते हैं हम। ये टाइम पीरियड होता है लॉन्ग रन का, लॉन्ग रन यानी कि लंबे टाइम पीरियड में। तो प्रोडक्शन फंक्शन का सिंपल सा मतलब ये है कि जब एक प्रोड्यूसर अपने सारे इनपुट्स को यूज करके, अपने सारे फैक्टर प्रोडक्शन को यूज करके एक गुड्स को बनाने की कोशिश करता है, किसी भी टाइप के गुड्स को या फिर सर्विस जनरेट करने की कोशिश करता है, उसको हम प्रोडक्शन फंक्शन बोल के चलते हैं। यानी कि मैं सीधा बोल सकता हूं कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, इसको हम प्रोडक्शन फंक्शन बोल के चलते हैं। लेकिन एक बात यहां पे ये आती है, आपने ये बात तो बोल दी, अब भी आपने एक वर्ड यूज किया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, थोड़ा उसको जान लेते हैं। अगर मैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करूं तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि, एक मिनट रेड मार्कर यूज कर लेता हूं ताकि आपको पता रहे कि ये सारा कंसेप्ट अलग है, नीचे मैं अपने रेफरेंस स्पेस के लिए यूज कर रहा हूं। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इसका मतलब है कि अब प्रोड्यूसर जो है जब किसी चीज को प्रोड्यूस करेगा उसे कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। वो चीजें कौन कौन सी हैं, एक एक करके स्टडी करते हैं। लैंड, भाई जमीन चाहिए। अब प्रोडक्शन करने के लिए कहीं फैक्ट्री लगाऊंगा, कहीं बिजनेस लगाऊंगा, कहीं कंपनी खोलूंगा, उसके लिए लैंड चाहिए होगा, ठीक है, जमीन चाहिए होगी, ठीक है, लैंड। फिर आता है लेबर। अब भाई मैं अकेले तो प्रोडक्शन करूंगा नहीं, जब मैं मास लेवल पे कोई चीज प्रोड्यूस करूंगा तो उसमें मुझे लेबर यानी कि मजदूर भी रखने पड़ेंगे, ठीक है, लेबर। फिर हम क्या लगाते हैं, कैपिटल। अब भाई ये सारी चीजें जो हैं, अब जो लैंड है, लैंड एक्वायर करिए, पैसा लगेगा उसमें, लेबर को रखूंगा, सैलरी देनी पड़ेगी, वेजेस देने पड़ेंगे, पैसा लगेगा, तो कैपिटल भी तो चाहिए। कैपिटल का मतलब होता है वो फंड जो हम इनिशियल लेवल बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं या लगाते हैं, कैपिटल। फिर चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। अब देखो लैंड के बदले जो एक बिजनेसमैन है वो रेंट पे करता है, वो रेंट देता है। लेबर के बदले वो क्या देता है, या तो वेजेस या फिर क्या देगा, सैलरी, डिपेंड करता है वो दिहाड़ी मजदूर है या फिर एक प्रोफेशनल वर्किंग है, ठीक है। कैपिटल के बदले वो क्या देता है, इंटरेस्ट। अगर मान लो कैपिटल उठाया है मार्केट से, ठीक है, तो क्या देगा, इंटरेस्ट देगा बदले में, ब्याज देगा। और एंटरप्रेन्योर के बदले क्या देता है, वो प्रॉफिट देता है। और आप बोलोगे क्या पता कैपिटल उसका खुद का हो, भाई जरूरी नहीं है, ठीक है। कई बार क्या होता है, अरे ये सिर्फ एक बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा,
छोटे से लेके बड़े सब बिजनेसमैन जो है अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए पैसा लेते हैं मार्केट से, उसको उन्हें इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है वो चीज। अब कोई ये भी बोल देंगे खुद की लैंड हो तो, अरे भाई खुद की लैंड होगी, लेकिन अगर जिन्होंने कॉमर्स के बारे जो होंगे, जिन्हें पता होगा, जिन्होंने अकाउंट्स पढ़ी होगी, उन्हें पता होगा कि बिजनेस में एक पर्सन खुद को बिजनेस से अलग मान के चलता है। तो अगर वो लैंड अगर मान लो बिजनेस में यूज नहीं करता तो कहीं किराए पे लगाता, वहां से रेंट मिलता ना, तो जब हम खुद यूज कर रहे हैं तो मान लेंगे उस चीज को, ठीक है। इसलिए कभी जिन्होंने कॉमर्स पढ़ी उन्हें पता होगा कि जब हम खुद का घर बनाते हैं ना खुद के रहने के लिए, तो वो भी लायबिलिटी होता है, वो भी कभी एसेट नहीं बनता, क्योंकि हम उससे पैसा जनरेट नहीं कर रहे, उसे पैसा लगाते हैं रेनोवेशन वगैरह पे। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब तो ज्यादा डीप में बात नहीं करूंगा। हाँ, ये हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, इनके बदले हम ये सारी चीजें पे करते हैं। तो ये हमारा हो गया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये हो गया फैक्टर ऑफ पेमेंट्स, कि फैक्टर के बदले हम किस किस तरह की पेमेंट्स करते हैं और किस किस फॉर्म में पेमेंट करते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब बात यह आई कि चलो भाई आपने प्रोडक्शन फंक्शन डिफाइन कर दिया, दूसरा क्या आया, डिस्टिंग्विश बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। भाई डिफरेंस क्या है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का सिंपल सा मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि जिसका प्रोडक्शन फंक्शन ये होता है जहां पे हम कैपिटल को फिक्स रखते हैं और लेबर को चेंज करके आउटपुट को चेंज करने की कोशिश करते हैं। क्या बोला मैंने? अगर मुझे शॉर्ट रन में आउटपुट का लेवल बढ़ाना है, प्रोडक्शन का लेवल बढ़ाना है, तो मैं लेबर की संख्या बढ़ा दूंगा, और अगर मुझे आउटपुट लेवल कम करना है तो मैं लेबर की संख्या कम कर दूंगा। कैपिटल हमारी फिक्स रहती है। लेकिन जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं, लॉन्ग रन में हमें कैपिटल भी चेंज करना पड़ता है। अगर मुझे प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो कैपिटल भी बढ़ाऊंगा और लेबर भी बढ़ाऊंगा लॉन्ग रन के अंदर। ये चीज ध्यान रखना। ऐसा क्यों होता है? जब मैं आपको ये टॉपिक डीप में पढ़ाऊंगा ना वीडियो के अंदर, बिल्कुल ग्राफ के साथ वहां अच्छे समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। बस अभी रट लो कि भाई ये दोनों चीजें क्या होती है हमारी, इस केस में वेरिएबल होती है, और शॉर्ट रन में कैपिटल हमारा कांस्टेंट होता है, लेबर हमारा वेरिएबल रहता है। अब आता है हमारा तीसरा पॉइंट, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। काफी इंपॉर्टेंट लॉ है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, बाद में बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। चौथा क्या आता है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। अब ये हमारे लॉ है, मतलब ये लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन और ये क्या है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल ऑफ इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन इनके दोनों पढ़ना है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को शॉर्ट रन के अंदर भी और लॉन्ग रन के अंदर भी। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या है, डिफाइन एंड ड्रॉ द आइसोक्वेंट फॉर टू वेरिएबल इनपुट। आइसोक्वेंट कर्व जो है वो कैसे ड्रॉ होंगे वो देखने को मिलेगा हमें इस चीज के अंदर। सिक्स्थ पॉइंट क्या है, डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम ऑफ अ प्रोड्यूसर। हमें समझना होगा कि एक प्रोड्यूसर जो है वो इक्विलिब्रियम कब अचीव करता है। हमने तो कंज्यूमर की बात करी, देखो दोनों के अपने अपने बिहेवियर होते हैं। प्रोड्यूसर अपना इक्विलिब्रियम कब अचीव करेगा, जब वो मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर रहा हो, मतलब वो पॉइंट जहां पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा वो हमारा पॉइंट किसका बनेगा, इक्विलिब्रियम का पॉइंट बनेगा। ये चीज ध्यान रखना। एंड द चॉइस ऑफ ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर, यानी कि अपने फैक्टर को इस तरीके से इसको कोशिश करता है कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कर सके। कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करने में लगा रहता है और प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करने में लगा रहता है। दोनों की अपनी क्या होती है, सोच होती है। अब हमारे पास अगला पॉइंट क्या था, सेवंथ, फाइंड आउट एक्सप्लेनेशन पाथ ऑफ प्रोड्यूसर। हमें समझना होगा कि प्रोड्यूसर जो है वो किस तरीके से काम करता है, वो चीज हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारे अलग अलग 7 लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं जिनको हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। 1 मिनट वेट करें, पहले उतार लो यहाँ तक, फिर बात करूंगा अगले कंसेप्ट की। चलो फिर हम देखते हैं आगे का टॉपिक। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है प्रोडक्शन फंक्शन के हम देख चुके हैं कि प्रोडक्शन चैप्टर में हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, लेकिन अब कुछ और चीजें समझते हैं, जैसे कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में क्या है वो समझते हैं। तो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी सेंटर्स अराउंड द वर्किंग ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। अब एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है पहले वो समझते हैं। 3 टाइप की इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में। एक तो होती है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब क्या है, वो इकोनॉमी जहां पे सारे डिसीजंस मार्केट लेती है, यानी कि फ्री इकोनॉमी बोलते हैं उसे हम, यानी कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो सारे डिसीजंस लेता है, बिजनेस सारे डिसीजन लेते हैं, गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता। इसको बोलते हैं यहाँ पे क्या, ऐसी इकोनॉमी जो कैपिटलिस्टिक है जहां पे सारे डिसीजंस खुद मार्केट ले रही है और डिमांड फोर्सेस यानी कि डिमांड और सप्लाई ले रहे हैं, यानी कि मार्केट फोर्सेस ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या आती है हमारे पास कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अलावा एक आती है सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पे जो है ना सारे डिसीजन कौन लेती है, खुद गवर्नमेंट, ठीक है। तो मतलब जैसे कि चाइना का एग्जांपल देता हूं मैं, कैपिटलिस्टिक में एग्जांपल किसका है, यूएसए, यूके। यहाँ पे सारे डिसीजन जो है ना वो कौन लेता है, प्राइवेट सेक्टर, यानी कि मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। इनका जो मेन काम पता है क्या होता है, वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, यानी कि प्राइवेट सेक्टर का मेन सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि पैसे कमाना, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। इसलिए देखा होगा आपने यूएस, यूके, ऐसी इकोनॉमी क्या है, वेल डेवलप्ड है। लेकिन मैं बात करता हूं यहाँ पे सोशलिस्टिक इकोनॉमी है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पे सारे डिसीजन खुद गवर्नमेंट ले, जैसे चाइना। यहाँ पे हर एक चीज जो है,
यानी कि मीडिया तक फ्री नहीं है, कोई भी डिसीजन लेना है तो गवर्नमेंट लेगी, कोई भी डिसीजन लिया जाना है तो गवर्नमेंट से पूछ के लिया जाना है। ऐसी इकोनॉमी हम क्या बोलते हैं, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। लेकिन आगे तीसरी इकोनॉमी, उसमें क्या आता है हमारे पास, मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पे दोनों सेक्टर मिलकर डिसीजन लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। अब ऐसी इकोनॉमी का एग्जांपल क्या है, खुद इंडिया, क्योंकि इंडिया क्या है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी है जहां पे लगता है कि गवर्नमेंट को खुद रोल प्ले करना चाहिए सोशल वेलफेयर के लिए, तो गवर्नमेंट वहां पे खुद रोल प्ले करती है बेसिक चीजों को लेके, ठीक है। लेकिन जहां पे लगता है कि एफिशिएंसी की जरूरत है ना, तो वहां पे प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा होता है, यानी कि दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं। ऐसी इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। एग्जांपल दे चुका हूं आपको इंडिया। अब लेकिन एक बात ये आती है कि भैया सोशलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होता है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होता है, वहां पे ना मेन जो रोल होता है, वो मेन जो काम होता है वो होता है सोशल वेलफेयर करना। इसलिए सोशलिस्टिक इकोनॉमी बनाई थी ताकि वहां पे सिर्फ डेवलपमेंट ना हो, जो लोग हैं वो प्रॉपर तरीके से डेवलप करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यूएसए की बात करूं, यूके की बात करूं, इंडिया की बात करूं, डेवलपमेंट यहां भी हो रही है, चाइना में भी हो रही है, लेकिन जो डेवलपमेंट है ना यहाँ पे वो कुछ अनइक्वल टाइप से है। अनइक्वल टाइप का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो अमीर लोग हैं वो कुछ ज्यादा ही अमीर हैं, जो गरीब लोग हैं वो कुछ ज्यादा ही गरीब हैं, मतलब बराबर लेवल पे डेवलप नहीं हो रहे हैं सबके सब लोग। लेकिन सोशलिस्टिक इकोनॉमी में ये बात ध्यान दी जाती है कि जो इकोनॉमी है ना, मतलब इकोनॉमी में जो भी लोग एग्जिस्ट करते हैं वो सबके सब इक्वल डेवलप कर पाए। इसी को हम क्या बोलते हैं, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। तो यहां पे हमने ये तीन चीजें समझी कि एक तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है, या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। लेकिन अब एक चीज यहां पे ये आती है इंपॉर्टेंट, वो क्या कि इकोनॉमी में ना कोई सी भी इकोनॉमी हो वो तीन तरह के प्रॉब्लम फेसेस करती है। तीन तरह के प्रॉब्लम जो मैंने आपको पीपीसी पढ़ाते वक्त ही बताया था, जब मैं आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व समझा रहा था। अब बात ये भी तीन तरह की प्रॉब्लम है कौन कौन सी, भाई तीन तरह की प्रॉब्लम कुछ ऐसे हैं। पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन किस चीज का करें। अब बात आती है कि भैया प्रोडक्शन किस चीज का करें, इसका मतलब ये कि किस टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन करें। गुड्स की दो कैटेगरी होती है, एक होते हैं कैपिटल गुड्स, एक होता है कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब पता है क्या होता है कि ऐसे गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन में काम आए। जैसे आप मशीनरी बना दो और वो मशीनरी दोबारा प्रोडक्शन करने में काम आएगी। लेकिन मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे किसकी, फिर कंज्यूमर गुड्स की। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्हें डायरेक्टली कंज्यूमर्स अपने यूज में लेके आ सकते हैं कंजप्शन पर्पस के लिए, उन्हें बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। तो बात है, अब आप बताओ किस चीज की प्रोडक्शन करनी जरूरी है, वो डिपेंड करता है इकोनॉमी पे। वैसे तो दोनों चीज की प्रोडक्शन जो है वो बैलेंस करने बहुत जरूरी है। सपोज करो अगर कोई इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गुड्स बना रहे हैं तो वो तो सिर्फ फर्दर प्रोडक्शन में ध्यान दे रहे हैं, तो भाई कंज्यूमर गुड्स कौन बनाएगा। अब भाई कैपिटल गुड्स में तो सिर्फ मशीनरी वगैरह आएगी जो प्रोडक्शन करने में हेल्प करेगी, तो लोग मशीनरी थोड़ा खाएंगे खाने के लिए, क्योंकि हम सब कंज्यूमर्स हैं, तो कंज्यूमर गुड्स भी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर कैपिटल गुड्स बनाएंगे सिर्फ तो कंज्यूमर गुड्स खत्म हो जाएंगे, तो भाई लोग सर्वाइव कैसे करेंगे। और सिर्फ कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे तो कैपिटल गुड्स खत्म हो जाएंगे, तो फर्दर प्रोडक्शन नहीं होगा। यानी कि दोनों का बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। कंज्यूमर गुड्स आज की कंजप्शन के लिए और जो हमारी कैपिटल गुड्स हैं वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए, दोबारा रिप्रोड्यूस करने के लिए चीजों को, वरना हम रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो हमारी फ्यूचर ग्रोथ रुक जाएगी। अब एक बात ये आती है कि भैया बिजनेस मैनुअल कैसे रहेगा, उसे कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए। उसे कुछ तरीके होते हैं। पहली बात तो डिमांड को एनालाइज करो, मार्केट में किस गुड्स की डिमांड क्या है। दूसरी बात अपने फंड को एनालाइज करो, कैपिटल का पता होना जरूरी है। जब कोई पर्सन कैपिटल गुड्स बना रहा होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा फंड चाहिए। मशीनरी भाई फ्री में नहीं बनती, बहुत महंगी महंगी मशीनरी बनती है। जैसे मान लो कि आप किसी प्रोडक्शन के लिए, किसी चीज को बनाने के लिए मशीनरी बना रहे हो, मशीनरी करोड़ों में चली जाती है। अब जब करोड़ों की चीज ही बनाओगे तो आपको कैपिटल तो भाई बहुत ज्यादा चाहिए ना उसके हिसाब से, तो ये चीज होती है यहाँ पे। लेकिन मैं बात करूं कंज्यूमर गुड्स की, तो वो चीजें जो है ना काफी चीप रेट में बन जाती हैं, तो जिनके पास फंड कम हो कंज्यूमर गुड्स की तरफ चले जाओ। तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि कौन से गुड्स की प्रोडक्शन करनी चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास पता है कौन सी आती है, वो आती है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि प्रोडक्शन करे तो किस तरीके से करे। अब इसके भी दो चीज सामने आती है, दो मेथड सामने आते हैं। एक तो लेबर इंटेंसिव मेथड, एक आता है कैपिटल इंटेंसिव मेथड। अब बात में दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो लेबर इंटेंसिव मेथड में हम लेबर को ज्यादा यूज करते हैं, कैपिटल को कम यूज करते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। जब लेबर ज्यादा काम पे लगाए जाएंगे तो कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी, यहाँ पे कम हो जाएगी, लोग को रोजगार मिलेगा, लोग काम करेंगे, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड राइज करेगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम भी आती है, पता है क्या, जब सारे काम हम ज्यादातर काम लोगों से करवाते हैं, मशीनरी से नहीं करवाते, तो एफिशिएंसी गिर जाती है, क्योंकि मशीन जो है ना वो काम को एफिशिएंट तरीके से करके देती है। वही बात करते हो कैपिटल इंटेंसिव मेथड की। कैपिटल इंटेंसिव मेथड में हम कैपिटल यानी कि पैसों का ज्यादा यूज करते हैं, मशीनरी का ज्यादा यूज करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, लेबर का यूज कम करते हैं। अब ऐसे काम में क्या होता है, ऐसे काम में ये होता है कि जब हम कैपिटल इंटेंसिव मेथड यूज करते हैं तो एफिशिएंसी बढ़ जाती
बढ़ती है तो प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। जैसे अमेरिका वगैरह में, ठीक है, ज्यादातर जो है ना सारे काम मशीनरी से करवाए जाते हैं, जो भी वेल डेवलप्ड इकोनॉमीज है। लेकिन अब बात में किस कंट्री को क्या फॉलो करना चाहिए। वैसे इंडिया जैसी कंट्री है, अब इंडिया में लोग जो है वो पहले इतने बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पहले इतनी ज्यादा है, तो अगर हमने यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव मेथड लगा दिया तो लोग तो और ज्यादा बेरोजगार हो जाएंगे। तो कैपिटल इंटेंसिव मेथड इंडिया जैसी कंट्री के लिए नहीं बना हुआ। इंडिया में कैपिटल का कम यूज होना चाहिए, मशीनरी का कम यूज होना चाहिए, लेबर का फालतू यूज होना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवाया जा सके। लेकिन अमेरिका में क्या है, अमेरिका में लेबर्स की इतनी सप्लाई ही नहीं है, वहां पे ज्यादातर लोग जो है वो जॉब में इन्वॉल्व है, वहां पे इतनी बेरोजगारी नहीं है, इतनी बेरोजगारी है नहीं, तो फिर वहां पे हम जो है कैपिटल इंटेंसिव मेथड यूज कर सकते हैं। तो वो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है, उनकी सिचुएशंस कैसी है उसके हिसाब से। तीसरी प्रॉब्लम आती है फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, किसी लिए प्रोड्यूस करें। अब प्रोडक्शन भी दो लोगों के लिए होता है, अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, यानी कि रिच सेक्टर और पुअर सेक्टर। अब मैं मान के चलता हूं एवरेजली रिच सेक्टर में से 20% पीपल्स है, ठीक है, मैं एवरेज ले रहा हूं पूरे सारी इकोनॉमीज का, ठीक है, और पुअर लोग 80% है। अब रिच जो है वो सही में कम होता है तो 20% है, पुअर लोग जो है वो 80% ये रेशियो मान लेते हैं। तो अगर कोई कंपनी सिर्फ रिच लोगों के लिए प्रोडक्शन करती है तो उनका प्रॉफिट राइज करेगा। क्यों? क्योंकि रिच लोगों की अफोर्डेबिलिटी ज्यादा होती है, वो ज्यादा पैसा दे सकते हैं, तो कंपनियों का प्रॉफिट राइज करेगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे एक दिक्कत यहां पे ये है कि उनके पास कस्टमर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कस्टमर्स या फिर कंज्यूमर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। लेकिन मैं बात करूं गरीब लोगों की या फिर पुअर सेक्टर की, जिसमें मिडिल क्लास भी आता है और पुअर क्लास भी आता है, 80% जो लोग हैं, अगर कोई कंपनी इनके लिए प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उनका प्रॉफिट कम रहेगा। क्यों? क्योंकि इनकी अफोर्डेबिलिटी क्या रहती है, कम रहती है, ये चीप प्रोडक्ट यूज करना पसंद करते हैं, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा यहाँ पे कंपनी का कम हो जाएगा। लेकिन वहीं मैं बात करूं कंज्यूमर्स की, वो बढ़ जाएंगे, ये बेनिफिट होगा। यानी कि थोड़ा थोड़ा पैसा, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट अगर सबसे लें तो एक लार्ज अमाउंट इकट्ठा हो सकता है। लेकिन कुछ कंपनीज हम ऐसे भी जानते हैं वो दोनों को टारगेट कर होते हैं, रिच सेक्टर को भी और पुअर सेक्टर को भी। फॉर एग्जांपल सेलफोन्स में सैमसंग कंपनी का कीपैड से लेके स्मार्टफोन जेड फोल्ड सीरीज यानी कि एस सीरीज लाखों में फोन तक बिकते हैं। मतलब एक कीपैड वाले फोन से लेके सस्ते स्मार्टफोन से लेके महंगे स्मार्टफोन्स तक सैमसंग कंपनी बनाती है। तो ये कम से कम दोनों को टारगेट कर रहे हैं, रिच लोगों को भी और पुअर लोगों को भी। इस तरीके से भी काम कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई अगर कोई कंपनी बड़ी है वो दोनों के लिए प्रोडक्शन कर पा रही है, उनकी है इतनी एफिशिएंसी, दोनों के लिए प्रोडक्शन कर लो। तो इस तरीके से होता है इन तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो दीज प्रॉब्लम्स आर सोल्व बाय प्राइस मैकेनिज्म। ये प्रॉब्लम सोल्व होती है प्राइस मैकेनिज्म के जरिए। प्राइस मैकेनिज्म इज नथिंग बट द सम टोटल ऑफ ऑल प्राइसेस। तो प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है, सम टोटल होता है ऑल प्राइसेस का, बोथ ऑफ गुड्स एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी एंड डिटरमाइंड जॉइंटली बाय मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई। अब यहाँ पे क्या है, तो प्राइस मैकेनिज्म और कुछ नहीं है, सम टोटल है सारी प्राइसेस का। कौन सी प्राइसेस का? जितने भी गुड्स हम लोग, बोथ गुड्स, जितने भी गुड्स हम यूज करें उनके प्राइसेस का। दूसरा फैक्टर प्रोडक्शन में कितना खर्चा आ रहा है इकोनॉमी के अंदर, जो कि मैंने फैक्टर प्रोडक्शन की बात करी थी यहाँ पे, कि फैक्टर प्रोडक्शन जो है ना वो एक प्रोड्यूसर को सोसाइटी से मिलते हैं, फिर सोसाइटी वहां पे पेमेंट करता है अलग तरीके से, रेंट की फॉर्म में, वेजेस की फॉर्म में, सैलरी की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में, प्रॉफिट की फॉर्म में, इस तरीके से। फैक्टर प्रोडक्शन प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी एंड डिटरमाइंड जॉइंटली बाय मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई। और प्राइस डिटरमाइन करने में मार्केट फोर्सेस भी हेल्प करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड और सप्लाई, जिनको हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर। अब आते हैं कुछ बिहेवियर को समझते हैं। बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के बिहेवियर हम अब तक बहुत बार बात कर चुके हैं। पिछले दो चैप्टर तो हमने सिर्फ कंज्यूमर के ऊपर बात करी है, जहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे अचीव करता है, कंज्यूमर कैसे डिमांड करता है, और मैं चीजें देखी हमने कंज्यूमर के बारे में। तो कंज्यूमर का मैं सिर्फ एक मेन मोटिव मान लूं, वो मोटिव क्या होता है, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज, अपने लिमिटेड इनकम को इस तरीके से यूज करना कि वो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम कर सके। लेकिन अब बात आती है बिहेवियर ऑफ प्रोड्यूसर क्या होता है। बिहेवियर ऑफ प्रोड्यूसर का मतलब क्या है कि जो प्रोड्यूसर है उसका काम क्या होता है कि वो अपने रिसोर्सेज को, अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को इस तरीके से यूज करे कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। मतलब इसका काम क्या होता है, अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करना। इसका काम क्या होता है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना। दोनों की अपनी अपनी लड़ाई हो रही होती है। तीसरा क्या आता है, बिहेवियर ऑफ मार्केट। मार्केट का बिहेवियर कैसा होता है, तो मार्केट का बिहेवियर ये होता है भाई, जहां पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट हमारा क्या बनेगा, मार्केट का इक्विलिब्रियम, ठीक है। वो क्वांटिटी हमारी क्या बनेगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस, ये चीज हो गई। इसके बाद इसको भी हमने डिस्कस कर लिया है पहले ही प्रीवियस वीडियोस में। फिर क्या आता है, बिहेवियर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी कैसे बिहेव करती है भाई, सोसाइटी वैसे बिहेव करती है, अब समझाता हूं मैं आपको। जैसे अब इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, इंडिया में कौन से बिजनेस सर्वाइव कर पाएंगे। सोसाइटी का बिहेवियर उन बिजनेस के लिए अच्छा होता है जो बिजनेसेस कुछ अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे गुड्स, कुछ ऐसी सर्विसेज जनरेट कर रहे हैं जो सोसाइटी के लिए काफी बेहतर है, ठीक है, जो कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं असली में सोसाइटी में। सिर्फ जो प्रोड्यूस करके नहीं, प्रोडक्ट को भी प्रोड्यूस करके कुछ वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना रहे हैं। और यही नहीं, जो प्रोड्यूस करना भी किसका काम होता है, सोसाइटी का काम होता है। इन्वायरमेंट का ध्यान रखना भी किसका काम होता है, बिजनेस का ध्यान
बिजनेस का काम होता है, क्योंकि अगर कोई भी बिजनेस जो है वो सोसाइटी के लिए फेवरेबल नहीं है, सोसाइटी का नुकसान कर रहा है, पोल्यूशन कर रहा है, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, नॉइस पोल्यूशन हो, तो ऐसी कंपनीज का सोसाइटी जो है वो टिकने नहीं देती। जो है ना, कंज्यूमर उनके प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और उन कंपनीज को कई बार बैन करने की भी कोशिश की जाती है गवर्नमेंट के जरिए भी। सपोज करो कोई कंपनी आ गई, ठीक है, मैं इसमें एग्जांपल देता हूँ वॉलमार्ट का। वॉलमार्ट आई थी, वो लोग जो है ना, वो एक तरह से मैं कहता हूँ कि एक उन्होंने ऐसा मॉल क्रिएट किया था जो खुद ही सारी चीजें प्रोड्यूस करता था, खुद ही सारी चीजें करता था। वहां पे कोई सेलर नहीं था, ठीक है, कि भाई किसी को जॉब दी जा सके। तो मतलब वो लोग एक ऐसा मॉडल लेके आए थे जहां पे लोगों को जॉब प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन हमारी कंट्री ने बैन कर दिया उसे। क्यों बैन कर दिया? उसका एक मेन रीजन ये था वहां पे कि भाई जब आप जो भी प्रोवाइड नहीं करोगे लोगों को, ठीक है, तो फायदा क्या आपको हमारी कंट्री में आने का, ठीक है। क्योंकि हम अपनी कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देते हैं। पर क्यों देते हैं? क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, हमारे कंट्री में रोजगार डेवलप होगा, लोगों को जॉब्स मिलेगी। अब जॉब प्रोवाइड करे, कोई फायदा नहीं आपको हमारी कंट्री में आने का, अब जाओ, ठीक है। जब हम आपको चीप रिसोर्सेज दे रहे हैं तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है ना सोसाइटी के प्रति। तो बिहेवियर ऑफ सोसाइटी का मतलब ये होता है कि जो बिजनेस सोसाइटी के लिए फेवरेबल रहेगा उसे गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है और सोसाइटी भी सपोर्ट करती है, ठीक है, जो हम नीचे में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन अगर कोई बिजनेस जो है वो सोसाइटी को हार्म करने की कोशिश करती है तो सोसाइटी उसे पूरी तरीके से बैन करने की पूरी कोशिश करती है, बंद करने की पूरी कोशिश करती है। अब आता है बिहेवियर ऑफ अदर फैक्टर। बिहेवियर ऑफ अदर फैक्टर में क्या आता है? भाई कंपनी में सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं होते, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टर्स भी होते हैं। तो इन्वेस्टर भी रुचि लेते हैं कंपनीज के अंदर कि भाई मुझे किस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। अब कोई घटिया कंपनी में पैसा नहीं इन्वेस्ट करेगा, सबके सब क्या सोचते हैं कि मैं अच्छी कंपनी से पैसा इन्वेस्ट करूं ताकि मेरे पैसे जो हैं वो जल्दी जल्दी ग्रो कर सके, अच्छे रेट से ग्रो कर सके। इसके अलावा अगर मैं अदर फैक्टर करता हूं, गवर्नमेंट भी यहाँ पे रोल प्ले करती है। अब ये देखो, गवर्नमेंट जो है वो दो तरीके से रोल प्ले करती है, या तो गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी या गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। सब्सिडी प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। टैक्स किन लोगों पे लगाएगी? टैक्स किन कंपनियों पर लगाएगी? उन कंपनियों पर टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट जो कंपनियां बेकार हैं या फिर कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रही है जो समाज के लिए खतरनाक है, जैसे कि अल्कोहलिक प्रोडक्ट, ठीक है, टबैको प्रोडक्ट, सिगरेट, बीड़ी, इन सब पे गवर्नमेंट जो है हाई रेवेन्यू जनरेट करती है टैक्स की फॉर्म में, ताकि उसे तो बेनिफिट होता है। गवर्नमेंट जब टैक्स लेगी तो पहली बात वो टैक्स इंडायरेक्ट टैक्स होता है, सिर्फ कहां पर जाएगा? कंज्यूमर्स पे। तो प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा, लोग डिमांड कम करेंगे, ठीक है। और गवर्नमेंट के लिए वो एक टैक्स रेवेन्यू का भी अच्छा सोर्स बन जाता है। और सब्सिडी किन बिजनेस को देगी? जो बिजनेस कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। सपोज करो किसी ने ग्रीन एनर्जी का प्लांट लगाया हुआ है, उसको सब्सिडी देगी गवर्नमेंट, क्योंकि वो समाज में कुछ भलाइयां काम कर रहे हैं। या फिर कोई ऐसी जगह बिजनेस डेवलप कर रहा है जैसे कि रूरल एरियाज, क्योंकि रूरल एरियाज में बिजनेस पहले बहुत कम होते हैं, इंडस्ट्रीज पहले डेवलप नहीं हो रखी होती है, लेकिन कोई पर्सन आता है वहां पे इंडस्ट्री डेवलप करने, तो उनको क्या दी जाती है? सब्सिडी। जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसे हम क्या बोलते हैं? SEZ, सोशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि ऐसा काम जहां पे गवर्नमेंट जो है एरिया सेट कर देती है कि जो भी पर्सन यहाँ पे बिजनेस लगाएगा उसमें टैक्स तो लगेगा ही नहीं, साथ साथ सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी अलग अलग चीजों पे। तो वो चीज होती है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट भी इस तरीके से रोल प्ले करती है अलग अलग। और बाकी हम प्रोडक्शन के बारे में अब डीप में बात करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। तो प्रोडक्शन का बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। फिर भी कोई भी डाउट रह जाए, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम प्रोडक्शन को थोड़ा सा और डीप में समझेंगे। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और उन बच्चों में शेयर भी कर देना वीडियोस को जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का, और जिनको नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।